वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 के लिए ईवीएस के चैप्टर नंबर 13 को। तो डायरेक्ट ही बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चों, बुक के पेज नंबर 120 पर चैप्टर नंबर 13 है, जिसका नाम है बसेरा ऊंचाई पर। क्या नाम है बच्चों चैप्टर का? बसेरा ऊंचाई पर। देखो, ये जो चैप्टर है, यहाँ इस चैप्टर के अंदर एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है गौरव जानी। और गौरव जानी को ऊंची ऊंची जगहों पर अपनी बाइक के ज़रिए से सफ़र करना बहुत पसंद है। तो गौरव जानी के सफ़र को, जो कि वो ऊंचाइयों पर करते हैं, हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। बच्चों, यहाँ पर मैं आपको सभी क्वेश्चन आंसर भी हैंड टू हैंड लिखने बताऊंगी और बिल्कुल थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। तो देखो, ये जो आपको पिक्चर दिख रही है, इनका नाम है गौरव जानी और जो इनकी बाइक है वो है लोनर। तो यहाँ लिखा है, मैं हूँ गौरव जानी और ये है लोनर, मेरी सबसे बढ़िया साथी, यानी कि इनकी मोटरसाइकिल। अंग्रेजी में लोनर का जो अर्थ होता है, उसे अकेला रहने वाला कहते हैं। क्या बताते हैं गौरव जानी? अपनी बाइक का नाम बताते हैं और अंग्रेजी में इसका मतलब बताते हैं। लोनर का मतलब अकेले रहने वाला। आगे कहते हैं, वैसे तो मेरी मोटरसाइकिल अकेली नहीं है, इसके साथ में हरदम रहता हूँ, यानी कि ये अपने बाइक के साथ ही हमेशा रहते हैं। हम दोनों ही मुंबई की भीड़-भाड़, शोरगुल वाली गलियों और ऊंची-ऊंची इमारतों से निकलने का मौका ढूंढते रहते हैं, यानी कि इन्हें अपनी बाइक के साथ सफ़र करना बहुत पसंद है। आगे बच्चों, गौरव कहते हैं कि उन्होंने किस तरीके से अपनी मोटरसाइकिल पर दुनिया की सबसे ऊंची जगहों पर यात्रा की, उसके बारे में ये आपको अपनी ज़ुबानी कहानी सुनाना चाहते हैं। तो अगला टाइटल है कि कैसे की तैयारी उन्होंने सफ़र पर जाने की। किसने? गौरव ने। कहते हैं कि मेरी यात्रा लगभग 2 महीने लंबी थी। इतने दिनों के लिए सामान भी साथ में लेकर जाना था, वो भी मोटरसाइकिल पर लाद कर लेकर जाना था, इस तरीके से जैसे अभी पिक्चर में था। मैंने बहुत सोच समझकर ज़रूरत का सामान इकट्ठा किया। रहने के लिए टेंट, बिछाने के लिए प्लास्टिक की शीट और स्लीपिंग बैग, साथ में गर्म कपड़े, काफ़ी दिन तक ख़राब ना होने वाला खाना, जैसे कि सूखे मेवा वगैरह, जो चीज़ें ज़्यादा जल्दी ख़राब ना हो, साथ में कैमरा, पेट्रोल रखने के लिए डिब्बे इत्यादि साथ में रखे। सबसे पहले ये कहाँ रहते थे? मुंबई से इन्होंने अपना सफ़र स्टार्ट किया। फिर ये महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के छोटे-छोटे शहरों से होते हुए कहाँ पहुँचे? दिल्ली पहुँचे। सफ़र कहाँ से स्टार्ट किया था? याद रखोगे, गौरव ने अपना मुंबई से स्टार्ट किया था। मुंबई से महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान होते हुए ये दिल्ली पहुँचे। मुंबई से दिल्ली तक का जो सफ़र था, 1400 किलोमीटर का रास्ता इन्होंने 3 दिन के अंदर तय किया। अब ये कहते हैं कि मुझे पूरी उम्मीद थी कि दिल्ली में मुझे कुछ नया देखने को मिलेगा, पर दिल्ली भी मुंबई की तरह कंजस्टेड थी, भीड़-भाड़ वाला एरिया था, स्टेट था। अब इतने सालों में मैं थक चुका था एक ही शहर को देखते-देखते, यानी कि गौरव एक ही जगह रहते हुए बोर हो गए थे। यानी कि वही वो एक जैसे सीमेंट के मकान, ईंट, कांचे और स्टील की बनी हुई जगहों को देख-देख कर बोर हो गए थे। अब आने वाले दिनों के बारे में सोचकर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, यानी कि उत्सुक थे। उनका कहना है कि मेरी कल्पना थी कि मुझे देखने को मिलेंगे लकड़ी के घर, ढलवा छतें और बर्फ से ढके घर, बिल्कुल वैसे जैसे कि मैंने किताबों में देखे थे। दिल्ली में फिर सामान भरकर, दिल्ली से यानी कि मुंबई से उन्होंने दिल्ली में स्टे किया और दिल्ली से उन्होंने ज़रूरी सामान साथ में लिया और फिर वो आगे बढ़ गए। अब देखो बच्चों, यहाँ पर 3 क्वेश्चन आंसर हैं। पहला क्वेश्चन है कि नक्शे में देखकर बताओ कि मुंबई से कश्मीर जाने के रास्ते में कौन-कौन से राज्य आएंगे। अब यहाँ पर आपको बच्चों इंडिया का पॉलिटिकल मैप देखना है और उसके अंदर आपको देखकर बताना है कि जब वो मुंबई से कश्मीर जाएंगे तो रास्ते में कौन-कौन से स्टेट पड़ेंगे। तो बच्चों देखो, कौन-कौन से पड़ेंगे। मुंबई से कश्मीर जाने के रास्ते में सबसे पहले महाराष्ट्र, फिर गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान आएगा, फिर हरियाणा, फिर पंजाब, फिर हिमाचल प्रदेश और लास्ट में जम्मू कश्मीर राज्य आ जाएंगे। समझ में आया? स्टार्टिंग मुंबई से होगी, मुंबई से इन सभी जगहों को पार करने के बाद हम कश्मीर पहुंच जाएंगे। कौन कौन से स्टेट हैं? साथ में एक बार दोहरा लेंगे, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा लास्ट में जम्मू कश्मीर।
सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, गौरव चानी मुंबई से दिल्ली तक के रास्ते में जिन राज्यों से गुजरे उनकी राजधानियों के नाम बताने हैं। यानी कि ये जो सभी अभी मैंने आपको राज्यों के नाम पढ़कर बताए हैं, फर्स्ट वाले आंसर में इन सभी राज्यों के जो राजधानियां हैं ना, आपको लिखकर बतानी है कि कौन कौन सी हैं इनकी राजधानियां। तो देखो बच्चों, सेकंड आंसर आप लिखोगे कि गौरव चानी के मुंबई से दिल्ली तक के रास्ते में राज्यों से गुजरने वाले राज्यों की राजधानी इस प्रकार है। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, गुजरात की राजधानी है अहमदाबाद, राजस्थान की राजधानी है जयपुर और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। स्क्रीनशॉट लेकर बच्चों हैंड टू हैंड आंसर लिखते जाना। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, पेज नंबर 122 पर। यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है कि क्या तुम कभी टेंट में रहे हो और कहाँ, और वहाँ पर रहने का तुम्हारा कैसा अनुभव था, यानी कि आपको टेंट में रहकर कैसा महसूस हुआ। आगे कहा गया है कि मान लो तुम्हें अकेले पहाड़ पर 2 दिन तक एक टेंट में रहना है और तुम अपने साथ केवल 10 चीज़ें लेकर जा सकते हो। तो उन 10 चीज़ों की आपको सूची बनानी है कि उन 10 दिनों के लिए आप अपने साथ क्या क्या चीज़ें लेकर जाओगे। तो देखो, आंसर में लिखोगे कि हाँ, मैं टेंट में रही हूँ जब मैं एक बार स्कूल की तरफ से कैंपिंग के क्रम में कुल्लू गई थी। ये मेरे लिए बहुत ही रोमांचक अनुभव थे। यदि मुझे अकेले पहाड़ पर 2 दिन के लिए एक टेंट में रहना है तथा मुझे अपने साथ 10 चीज़ें ले जानी हैं, तो मैं कपड़े, कंबल, साबुन, खाना पीना, स्टोव, फ़ोन, ग्लास, कटोरी और कुछ बर्तन ले जाना चाहूँगी। तो बच्चों, इस आंसर को भी स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुमने किस किस तरह के घर देखे हैं, उनके बारे में बताओ। तो आंसर लिखोगे कि मैंने कई तरह के घर देखे हैं, जिनमें से कुछ नामांकित हैं, जैसे कि बांस तथा लकड़ी के मकान, ईंट तथा सीमेंट के मकान। तो बच्चों, इन दोनों के ही स्क्रीनशॉट्स हैंड टू हैंड ले लेना। पेज नंबर भी मैंने यहाँ पर लिखा है ताकि आपको लिखना आसान रहे अगर आप बुक से देखकर लिखना चाहें। बेटे, नेक्स्ट टॉपिक है ठंडा रेगिस्तान। आखिरकार मैं यानी कि गौरव चानी और उनकी बाइक लोनर लेह पहुँच ही गए, यानी कि इस जगह पर ठंडे रेगिस्तान में लेह में पहुँच गए। यहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि ये बहुत ही अजब और ख़ास था, यानी कि अनूठा था। यहाँ का इलाका सूखा था, समतल यानी कि सपाट था, और ये एक ठंडा रेगिस्तान था क्योंकि लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है और यहाँ पर दूर दूर तक दिखते हैं सिर्फ बर्फ़ से ढके पहाड़, क्योंकि लद्दाख जो है ऊंचा पहाड़ी इलाका है और बच्चों यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है। लेह शहर की एक शांति गली में सफ़ेद पत्थर के सुंदर मजबूत मैंने घरों को देखा। जो घर किसके बने थे? सफ़ेद पत्थरों के थे। फिर उन्होंने थोड़े आगे बढ़े तो कुछ बच्चे झूले झूले यानी कि स्वागत चिल्लाते हुए उनका पीछा करने लगे। वो लोनर को देखकर बहुत हैरान थे, यानी कि बच्चे वो बाइक को देखकर बहुत एक्साइटेड थे। सभी मुझे अपने घर लेकर जाना चाहते थे वो बच्चे। अगला टॉपिक है ताशी के घर पर। ताशी का जोर चला और वो मुझे खींचकर अपने साथ ले गए, यानी कि उन बच्चों के अंदर जो बच्चों की भीड़ थी, एक बच्चे का नाम ताशी था और वो गौरव चानी को ज़बरदस्ती अपने साथ खींचकर घर ले गया। और उसका जो घर था वो 2 मंजिला था और पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाया गया था। इन पर मिट्टी और चूने से पुताई की हुई थी। देखो, जो हमारे यहाँ घर होते हैं ईंटों के बने होते हैं और वो सीमेंट के बने होते हैं। यहाँ पर क्या किया गया था कि पत्थरों को काटकर उनकी जो लिपाई पुताई है ना, वो चूने से की गई थी। अंदर से घर छप्पर जैसा लग रहा था, यानी कि झोपड़ी नुमा। इस तरीके से हर तरफ घास फूस पड़ी थी। ताशी मुझे लकड़ी की सीढ़ियों से पहली मंजिल पर ले गया। उसने बताया कि वो और उसका परिवार ऊपर की मंजिल पर रहते थे और नीचे की मंजिल पर जानवरों के रहने के लिए जगह थी, और जो उनका नीचे वाला फ्लोर था वो उसी पर ही ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते थे। और सर्दी के दिनों में अक्सर इनका परिवार भी नीचे की मंजिल पर जानवरों के पास ही रहता था। नीचे की मंजिल में कोई खिड़की भी नहीं थी
और छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तनों का इस्तेमाल किया गया था ताकि छत मजबूत बने। फिर ताशी क्या बताते हैं वो कि ताशी जो है उन्हें घर की छत पर ले गया। आसपास का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। सभी घरों की छतें समतल यानी कि सपाट थी। कहीं लाल मिर्चें सूखने के लिए फैली थी तो कहीं पर सीताफल और मक्का को सुखाने के लिए रखा गया था। आगे बताते हैं कि किसी छत पर धान के भी ढेर लगे थे और किसी छत के ऊपर उपले सूख रहे थे, यानी कि सभी छतों पर खाने पीने की चीज़ें सूखती हुई नजर आ रही थी। ताशी ने बताया कि छत उनके घर का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। यहाँ गर्मियों में तेज़ धूप में बहुत सारी फल और सब्जियों को सुखा लिया जाता है और फिर इन सूखी हुई सब्जियों को ये लोग ठंड के दिनों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो ताश अब देखो, अब छत पर खड़े हुए गौरव जानी क्या सोच रहे थे कि किस तरह उनके घर का हर हिस्सा खास तरीके से सोच समझकर बनाया गया है। जैसे कि जो ग्राउंड फ्लोर था उसके अंदर जानवर रखे गए थे, उससे ऊपर घर के मालिक वगैरह रहते थे और छत को इस तरीके से समतल बनाया गया था कि उस पर गर्मी के दिनों के अंदर सब्जियां सुखाई जा सके। अब देखो यहाँ पर नीचे की साइड आपको दो क्वेश्चन दिखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि ताशी के इलाके के लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं? तो आंसर में लिखोगे कि नीचे की मंजिल पर कोई खिड़की नहीं होती। खिड़की नहीं होने के कारण नीचे की मंजिल का जो मकान है वो गर्म रहता है, गर्माहट ज़्यादा रहती है। इसलिए ताशी के इलाके के लोग सर्दियों के दिनों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है कि तुम्हारे घर की छत कैसी है? तुम्हारे यहाँ छत किन कामों के लिए इस्तेमाल होती है? तो हमारे घर की छत सीमेंट, सरिया और कंक्रीट से बनी हुई है, पक्की छत होती है। ये कपड़े, पापड़, बड़ी आदि सुखाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो बच्चों दोनों ही आंसर हैंड टू हैंड स्क्रीनशॉट लेकर लिखते जाओ ताकि आपको बाद में डिफिकल्टी ना हो लिखने में। अब अगले पेज पर आते हैं, पेज नंबर 124 है और यहाँ पर टॉपिक दिया गया है कि दुनिया की चोटी पर लोगों का बसेरा, यानी कि ऊंची जगहों पर लोग किस तरीके से ऊंचाई पर घर बनाकर रहते हैं, दुनिया की चोटी पर लोगों का बसेरा। अब समय था आगे बढ़ने का, गौरव जानी कहते हैं। तो वो टेढ़े मेढ़े संकरी पहाड़ी रास्तों से होते हुए बहुत ऊंचाई पर जा रहे थे। कहीं सड़क तो और कहीं पर बड़े बड़े पत्थर थे। लोनर यानी कि उनकी बाइक का चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि बच्चों रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ था। अब मैं चांगथांग इलाके की ओर बढ़ रहा था। कहाँ बढ़ रहे थे वो? चांगथांग इलाके की ओर। लेह के बाद लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना ये मैदानी इलाका बिल्कुल सुनसान और पथरीला था, यानी कि बहुत उबड़ खाबड़ था और बिल्कुल सुनसान था। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी थी, इसी वजह से सांस लेने में भी उनको दिक्कत आ रही थी। मेरे सिर में दर्द होने लगा और उनको बहुत कमज़ोरी होने लगी ऑक्सीजन की कमी की वजह से। फिर धीरे धीरे ऐसी हवा में सांस लेने की उनको आदत पड़ गई। मैं कई दिनों तक यहाँ मोटरसाइकिल पर घूमता रहा, लेकिन उन्हें दूर दूर तक भी कोई नहीं दिखाई दिया क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर था और यहाँ पर बहुत कम लोग रहन सहन करते थे। आगे है, कई रातें और बीत गई, मैं अकेला ही आगे बढ़ता रहा। फिर एक दिन मेरे सामने अचानक बहुत हरा भरा मैदान और भेड़ बकरियां उन्हें चरती हुई नजर आईं। तो मैंने कुछ ही दूर पर उनको टेंट भी दिखाई दिए। तो वो बहुत ज़्यादा गौरव जानी हैरान हुए कि इस सुनसान इलाके में कौन लोग थे और ये क्या कर रहे थे। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पर 5 क्वेश्चन और हैं जिसके आंसर मैंने लिख रखे हैं। आप इन्हें हैंड टू हैंड अपनी कॉपी में लिख लेंगे स्क्रीनशॉट लेकर। तो देखो पहला क्वेश्चन है कि तुम जिस इलाके में रहते हो वो कितनी ऊंचाई पर है? आंसर होगा कि हम दिल्ली में रहते हैं और ये शहर समुद्र तल से, यानी कि जो सी लेवल है, समुद्र का जो लेवल है उस लेवल से 216 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। देखो बच्चों, जब हम किसी भी एरिया की ऊंचाई को मापते हैं तो किससे मापते हैं? समुद्र तल के। देखो जैसे कि ये समुद्र का तल है ना, और यहाँ पर है दिल्ली। तो ये समुद्र के तल से दिल्ली कितनी ऊंची है? 200
16 मीटर की ऊंचाई पर है ना। ऐसे समुद्र के लेवल में नहीं है, समुद्र का जो तल है उससे कितनी ऊंची है, 216 मीटर की ऊंचाई पर हम लोग रहते हैं। अब देखो अगला सवाल है कि गौरव जानी ने ऐसा क्यों कहा कि इतनी ऊंचाई पर सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। तो देखो आंसर लिखोगे दूसरा, ज्यादा ऊंचाई पर वातावरण में ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है और सांस जोर से खींचकर लेनी पड़ती है, इसलिए गौरव जानी ने कहा कि इतनी ऊंचाई पर सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। अगला क्वेश्चन है कि तुम कभी पहाड़ी इलाके में गए हो और कहाँ गए हो। तो आंसर लिखोगे कि हाँ, हम कई बार पहाड़ी इलाके में गए हैं, जैसे नैनीताल, मनाली वगैरह के अंदर। अगला सवाल है कि तुम ज्यादा से ज्यादा कितनी ऊंचाई तक गए हो। तो जवाब में लिखोगे कि मैं सबसे ऊंची वाली जगह रोहतांग पास गया हूँ, ये इलाका समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर है। आप इस आंसर को अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो। अब बच्चों अगले टॉपिक पर आते हैं, पेज नंबर 125 पर। टॉपिक का नाम है चांगपा। वहां में मिला नामग्याल से, जगह का नाम है ना। वहां में मिला नामग्याल से, उन्हीं से मुझे चांगपा के बारे में पता चला। इतने बड़े इलाके में सिर्फ 5000 लोग चांगपा घुमंतू लोग हैं, जो हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहते। देखो चांगपा क्या है, एक जाति का नाम है जो कि घुमंतू जाति के लोग हैं, जैसे कि जैसे बंजारे होते हैं ना, जो एक जगह पर स्टे नहीं करते हैं, मौसम के हिसाब से अलग अलग जगह पर जाकर स्टे करते हैं, रहते हैं जाकर। इसी तरीके से चांगपा समुदाय के लोग होते हैं। अपनी भेड़ बकरियों की झुंड को लेकर ये पहाड़ों के हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं। जहाँ भी इन्हें हरियाली दिखती है, ये अपनी भेड़ बकरियों को लेकर वहाँ पर रहने लगते हैं चांगपा समुदाय के लोग। इन्हीं जानवरों से इन्हें अपनी ज़रूरत का सामान मिल जाता है, जैसे कि दूध, मांस, टेंट के लिए चपड़ा, स्वेटर, कोट वगैरह है ना। इनके बालों से स्वेटर, कोट वगैरह बनाने के लिए इन भेड़ों के बालों से इन्हें ऊन भी मिल जाती है। भेड़ बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी, यानी कि इनकी क्या होती है, एक तरीके से करेंसी होती है, सरमाया होती है। जितनी भेड़ बकरियां होती हैं उतना ही ऊंचा परिवार का स्तर, यानी कि लेवल कहलाता है, हाईफाई लोग कहलाते हैं वो जिनके पास जितनी ज़्यादा भेड़ बकरियां होंगी, क्योंकि इन्हीं के जरिए ये अपनी सभी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। जितनी चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं, जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। पश्मीना ऊन के बारे में आप सभी ने सुना होगा, अभी आपने इतना नहीं सुना होगा। अगर आप अपने फैमिली मेम्बर से पूछेंगे पश्मीना के बारे में, तो इसके बहुत महंगे स्वेटर और शॉल्स वगैरह मिलते हैं, जो कि बिल्कुल लाइट वेट होते हैं। तो जो ये बकरियां पालते हैं ना चांगपा जाति के लोग, वो इन्हीं बकरियों के बालों से बनती है पश्मीना। जितनी ठंडी और ऊंची जगह होती है, उन बकरियों के बाल भी उतने ही ज़्यादा नरम होते हैं। इसलिए चांगपा यानी कि चांगपा जाति के लोग इतने मुश्किल हालात में भी ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं, ताकि इनकी बकरियों के बाल अच्छे तरीके से ग्रो हो सके। आगे लिखते हैं कि मैं मोटरसाइकिल पर तो अपना थोड़ा ही सामान लाया था, लेकिन ये लोग अपना पूरा घर और सामान घोड़े और याक पर लाद कर घूमते हैं। जब आगे बढ़ना हो तो ये सिर्फ 2.5 घंटे में ही अपना सारा सामान समेट कर अपनी भेड़ बकरियों के साथ आगे बढ़ जाते हैं। आगे है आपका स्वागत है कहते हुए नामग्याल मुझे बहुत बड़े तिकोने टेंट के अंदर ले गया। अपने टेंट को ये लोग रेबो कहते हैं। याक के बालों से बुनाई करके चांगपा पट्टियाँ बनाते हैं, जिन्हें सील कर जोड़ लेते हैं। ये बहुत मजबूत होती हैं और गर्म भी। मैंने देखा कि देखो यहाँ पर क्या बताया है कि चांगपा के जो लोग हैं ना, वो याक के बालों का यूज़ करके उसकी बुनाई कर लेते हैं और उन पट्टियों को जोड़कर सील लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा मजबूत और गर्म होती हैं। पट्टियाँ 9 डंडियों के सहारे ज़मीन से बंधी थी। देखो
पर टेंट है और ये जो टेंट की पट्टियाँ हैं ना, एक डंडे के सहारे बंधी होती हैं। इस तरीके से 9 पट्टियाँ होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। ये सारी ही पट्टियाँ फिर इनको ये आपस के अंदर सी लेते हैं, तो इस तरीके से टेंट की शेप बन जाती है। टेंट में घुसने पर मैंने पाया कि ये बहुत ऊंचा था, मैं आराम से सीधा खड़ा हो सकता था। अपने टेंट में मैं ऐसा नहीं कर पाता था क्योंकि उनका टेंट छोटा था और इन्होंने बहुत बड़ा टेंट बना रखा था। रेबो यानी टेंट के अंदर मेरे मुंबई वाले फ्लैट के एक कमरे जितना बड़ा था, यानी कि इतना बड़ा था, बहुत बड़ा कमरे जितना। रेबो के बीचों बीच एक खुला छेद था जहाँ से चूल्हे का धुआं बाहर निकलता था, जैसे कि चिमनी की तरह। नामक यान ने बताया कि इनके टेंट का डिज़ाइन 1000 साल से भी पुराना है, यानी कि इनकी जाति के लोग शुरू से ही 1000 साल पहले से ही इस तरीके के टेंट बनाते थे। इसमें टेंट में रहने वाले चांगपा ठंड से बचे रहते थे, यानी कि चांगपा जाति के लोग। ठंड भी कैसी, सर्दियों में यहाँ तापमान 0 से भी कई डिग्री नीचे चला जाता है और हवा भी बहुत तेज चलती है, यानी कि बहुत तगड़ी ठंड पड़ती है यहाँ पर। आगे बताते हैं कि रेबो के पास ही भेड़ बकरियों को रखने के लिए एक जगह भी बनी हुई थी, यानी कि टेंट को यहाँ पर रेबो बोला जाता था। तो वो बताते हैं कि टेंटों के पास भेड़ बकरियों को रखने के लिए एक जगह भी बनी थी। इसे चांगपा लोग इस जगह को लेखा कहते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों को आपस में जोड़कर बनाई गई थी। आगे कहते हैं कि यहाँ पर जो लोग थे अपने जानवरों को अलग पहचान देने के लिए क्या करते थे कि उनके ऊपर एक ख़ास निशान बनाते थे ताकि उनके जानवर आपस में एक दूसरे से मिल ना जाएं। रोज़ सुबह झुंड को लेखा से, यानी कि जिस जगह पर जानवरों को रखा जाता था, बाहर निकालकर गिनकर चरने के लिए ले जाते थे और ये काम औरतें और जवान लड़कियां रोज़ करती थीं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, वो मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। पहला क्वेश्चन है कि चांगपा लोगों की ज़िंदगी पूरी तरह से इन जानवरों से जुड़ी है। क्या कोई जानवर तुम्हारी ज़िंदगी का भी हिस्सा है, जैसे कि तुम्हारा कोई पालतू जानवर या खेतों में इस्तेमाल किए गए जानवर इत्यादि? तो आंसर में लिखोगे कि हाँ, एक जानवर जो मेरी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है वो मेरी पालतू बिल्ली है जिसका नाम नूरी है। आप अपनी मर्जी से किसी भी जानवर का नाम लिख देना। दूसरा क्वेश्चन है कि ऐसे 5 उदाहरण सोचो और लिखो कि जानवर तुम्हारी ज़िंदगी से कैसे जुड़े हैं। तो आप कैसे लिखोगे? देखो, यहाँ पर मैंने लास्ट के अंदर सेकंड आंसर लिख रखा है। वो जानवर जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हैं, जैसे कि गाय, हम गाय पालकर उसका दूध प्राप्त करते हैं। भैंस, गाय की तरह ही भैंस भी दूध देती है। बैल, बैलों को पालकर खेतों में हल चलाया जाता है। कुत्ता, घर की सुरक्षा के लिए पाला जाता है। घोड़ा, सवारी ढोने के काम आता है। तो देखो, ये 5 जानवर हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हैं। आप अपनी मर्ज़ी से भी किसी और जानवर के नाम को ऐड कर सकते हो। अब बेटे, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है कि सेकंड मैंने बता दिया है। थर्ड है कि क्या भेड़ बकरियों को अपने शरीर के बालों की ज़रूरत नहीं होती है? इसके ऊपर चर्चा करो। तो देखो, भेड़ बकरियों को भी ठंड से बचने के लिए बालों की ज़रूरत होती है, इसलिए जब मौसम कम ठंडा होता है तो इनके बाल काट लिए जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा ठंड के अंदर बाल जानवरों को गर्म रहने में मदद करते हैं। इसलिए बच्चों, जब मौसम कम ठंडा होता है तब इनके बाल काट लिए जाते हैं, सर्दियों में नहीं काटे जाते हैं। अब देखो, आगे अगला क्वेश्चन है कि तुमने पढ़ा कि चांगथांग इलाके में जो तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी कम हो जाता है। टीवी या अखबार में देखकर बताओ कि और कौन से शहर हैं जिनका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। वे शहर भारत के भी हो सकते हैं या भारत से बाहर के भी हो सकते हैं। तो देखो, जैसे कि शिमला, लद्दाख, लेह आदि भारत के कई ऐसे शहर हैं जहां तापमान 0 से भी कम रहता है। भारत के बाहर जो अन्य देश हैं वो भारत के बाहर भी ऐसे बहुत सारे देश हैं
जिनका तापमान 0 से भी कम रहता है, जैसे कि ओटावा, अलास्का आदि। ऐसे तापमान ज़्यादातर दिसंबर, जनवरी तथा फरवरी के महीनों में रहता है, जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है और बहुत ज़्यादा पूरी ही दुनिया के अंदर ठंड पड़ती है। मगर सभी एरियाज ऐसे नहीं हैं बच्चों जहाँ पर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहे। अब देखो अगला टॉपिक है यहाँ पर श्रीनगर की ओर। अब देखो जो गौरव जानी है चांगथांग इलाके से निकलकर श्रीनगर की ओर रास्ता तय कर रहे हैं। तो यहाँ पर है कि मैंने कुछ दिन इन लोगों के साथ बिताए, ना चाहते हुए भी आगे तो मुझे बढ़ना था। लेह से वापसी की यात्रा मुझे इस अनोखे इलाके से दूर और एक दूसरी ही दुनिया में ले जाने वाली थी। लेह से वापसी आते समय मैंने श्रीनगर की ओर का रास्ता पकड़ा। कारगिल से होता हुआ फिर श्रीनगर पहुंचा। रास्ते में मैंने कई तरह के बहुत सारी अद्भुत इमारतें देखी। फिर कुछ दिनों में मैं श्रीनगर रहा। वहाँ के अलग घरों को देखकर मैं बहुत हैरान था। इन घरों ने गौरव जानी का बच्चों दिल जीत लिया था। कोई पहाड़ पर था, कोई पानी पर था। बहुत सारे तरह के श्रीनगर में घर गौरव जानी को देखने को मिले थे। देखो जैसे कि यहाँ पर एक फोटो दी गई है, यात्री डल झील में शिकारे में घूमने का मजा उठाते हैं। देखो यहाँ पर एक नाव है और इस नाव के ऊपर छत बनी होती है। तो ये डल झील के अंदर आपको श्रीनगर में देखने को मिलेंगी और इस नाव को यहाँ पर शिकारा कहा जाता है। अपने सफ़र की शुरुआत पर निकलने से पहले मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक ही राज्य में मुझे इतनी तरह के घर देखने को मिलेंगे, जैसा कि इस पिक्चर के अंदर दिखाया है, गौरव जानी ने अभी बताया आपको। अब आगे है वापसी का समय। फिर आगे बढ़ने का समय आया। इस बार जम्मू शहर से होते हुए जाना था। अब फिर वैसे ही घर उन्हें देखने को मिले, वही सीमेंट, ईंट, कांच और स्टील के। इस बार में कई दो राज्य नहीं, इस बात में मेरी कोई दो राय नहीं कि ये मजबूत और टिकाऊ घर हैं, क्योंकि ये पक्के बने हैं। इनमें इन घरों जैसी खासियत नहीं थी जो मैंने खुशकिस्मती से लेह और श्रीनगर में देखे थे, यानी कि वो घर शहर की ज़िंदगी वाले घरों से बहुत ज़्यादा अलग थे। फिर से उतना ही लंबा वापसी का सफ़र तय करके मैं लोनार, मुंबई पहुंचने ही वाले थे। मुंबई शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर लोनार वापस नहीं आना चाहती थी। मेरा मन भी भारी हो रहा था, क्योंकि वो अभी और ऊंचे इलाकों के अंदर रहना चाहते थे गौरव जानी। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखो और बताओ। देखो जम्मू और कश्मीर में अलग अलग तरह के घर हैं जो कि वहाँ के लोगों की ज़रूरत और मौसम के अनुरूप बनाए जाते हैं। क्या पहचान सकते हो कि ये चित्र किसका है? कश्मीर में हर कूचे में दिखती है एक बकरी। कश्मीरी लोग अपने खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते, ये दुकान या बेकरी से ही खरीदते हैं। तो देखो हमारे बच्चों नेक्स्ट पेज पर आते हैं। पेज नंबर 130। क्वेश्चन है कि क्या तुम्हारे इलाके में भी अलग अलग तरह के घर हैं? अगर हाँ तो इसके कारण सोचो। तो आंसर में लिखोगे कि हाँ, मेरे इलाके में भी कई तरह के घर हैं। जैसे कि शहरों में कई बहुमंजिला इमारतें हैं जो कि मध्यम वर्ग के यानी कि मिडिल क्लास लोगों के बजट के अनुसार हैं। और कई बड़े घर तथा कोठियाँ भी हैं जिनमें धनी यानी कि बहुत अमीर लोग रहते हैं। वहीं ग्रामीण इलाकों में बहुत गरीब वहीं ग्रामीण इलाकों में कुछ लोग गरीबी के कारण कच्चे घरों में भी रहते हैं। आगे है, तुम्हारे घर में क्या कोई खास बात है? जैसे कि ज़्यादा बारिश होती है तो ढलवा छत या बड़ा बरामदा जहाँ गर्मियों में सोते हो, धूप में कुछ सुखाते भी हो। तो आंसर लिखोगे कि हमारे घर में बारिश और धूप से बचाव के लिए ढलवा छज्जे बने हुए हैं। जैसे आपने अपनी खिड़कियों में देखे होंगे कि धूप और बारिश को अंदर आने से रोकने के लिए छज्जे बना दिए जाते हैं, है ना, ताकि घर में हवा व रोशनी के लिए खिड़कियां भी हैं यहाँ पर। तो आप देखो स्क्रीनशॉट लेकर ये दोनों आंसर लिख लेना। आगे अगला है क्वेश्चन, अपने घर के बारे में सोचो। घर बनाने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है? तो हमारा घर ईंट, सीमेंट, लोहे, पत्थर, लकड़ी आदि से बना है। अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, एक पिक्चर दी गई है,
इस चित्र को देखो, क्या इसमें कुछ घर पहचान पा रहे हो? यहाँ पर देखो घरों की छतें छतें दिख रही हैं, जिनमें सर्दियों में कोई नहीं रहता है। गर्मियों में बकरवाल लोग यानी कि बकरवाल प्रजाति के लोग यहाँ पर रहने के लिए आते हैं। जब वे बकरियों को चराने के लिए पहाड़ी इलाकों पहाड़ों की ऊंचाइयों पर ले जाते हैं तो उस टाइम पर ये गर्मियों में आते हैं, मगर सर्दियों में इस जगह पर नहीं आते हैं। अगला है अगला क्वेश्चन है बच्चों की, अंदाज़ा लगाओ कि बकरवाल और चांगपा लोगों की ज़िंदगी में कौन सी बातें आपस के अंदर मिलती जुलती हैं। तो आंसर लिखोगे कि चंगपा और बकरवाल लोगों की मिलती जुलती बातें, दोनों जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में रहती हैं। दोनों ही प्रजातियां, दोनों एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। दोनों ही बकरियों या भेड़ आदि तरह के जानवरों के ऊपर निर्भर हैं। है ना, सिमिलरिटीज आ गई इसकी, एक समान बातें, मिलती जुलती बातें। अब इसके जो अंतर है, अंतर बकरवाल लोग कम तथा चांगपा अधिक ऊंचाई के पहाड़ी इलाकों पर रहते हैं। बकरवाल सभी तरह की बकरियां और भेड़ों को पालते हैं, मगर जो चांगपा हैं वो केवल खास नस्ल की बकरियों को ही पालते हैं।